आपने थाईलैंड में जो भूकंप आया वो ज़रूर देखा होगा। वहाँ एक विशालकाय बिल्डिंग भी गिरी है जो सभी ने देखी है। लेकिन उससे बड़ा भूकंप अब चीन में आ चुका है, क्योंकि ये बिल्डिंग BRI का ही हिस्सा थी जो कि अब मिट्टी में मिल चुकी है। तो अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस चीन जाके अपने देश को ही बेच आए हैं। दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये साफ कहा है कि यूनाइटेड नेशन से दोस्ती का टाइम नहीं है। भारत की टॉप प्रायोरिटी में देश की सुरक्षा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चीन अपने आप को विशाल बताने में लगा है। असल में उसका आकार सिमटता दिखाई दे रहा है और इसको ऐसे समझिए कि चीन की अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है और इसे बचाने के लिए सरकार ने 71 बिलियन डॉलर बैंकों में झोंकने का फैसला किया है। आपको चीन की गोश्त सिटी के बारे में तो पता ही हो, जिसमें चीन ने बिना कुछ सोचे समझे गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन खरीदार उसको एक भी नहीं मिला, जिससे चीनी बैंक का पसीना छूट गया। और इसमें चीन की गलतियां भी शामिल हैं। आपको महामारी का समय याद होगा, जिसके बाद से लोग अब घर खरीदने के बजाय बचत में ज़्यादा यकीन कर रहे हैं और नतीजा ये हुआ कि ये ऊंची इमारतें अब खड़ी की खड़ी रह गईं, लेकिन इनके लिए एक भी खरीदार नहीं बचा है। चीन ने सोचा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरी दुनिया को वो कर्ज में डुबाकर अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन हुआ क्या? नेपाल में बने एयरपोर्ट आज भी बंद पड़े हैं। पाकिस्तान का CPEC का भी यही हाल है। श्रीलंका में भी चीन के BRI पिटता ही दिखा है। वहीं अफ्रीका में भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, लेकिन गड्ढे में समा गए हैं। और यही हाल आपने कल थाईलैंड में देखा होगा, जहां इतनी बड़ी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसकी वीडियो आप सभी ने देखी होगी। और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। वहीं थाईलैंड के स्टेट ऑडिट ऑफिस के लिए ये बनाई जा रही थी। ठेका चाइना की कंपनी को दिया गया था और इसकी कीमत 45 मिलियन पाउंड यानी कि 2 बिलियन बात थी। सवाल उठता है कि बाकी थाईलैंड में जो ऊंची इमारतें हैं वो तो गिरी नहीं, लेकिन ये धराशायी होगी। अब लोग इस पर सवाल उठाने लगे हैं, क्या चीन ने इसे बनाया था या बस खड़ा कर दिया था? तो कुल मिलाकर यहाँ सबको ये समझ आ गया कि चीन का BRI मॉडल सिर्फ सस्ते कर्ज और घटिया निर्माण के लिए मशहूर है और थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका ये उन्हीं के उदाहरण हैं। और अब उसी ट्रैक में बांग्लादेश फंस चुका है। अगर उसने चीन का सस्ता लोन ले लिया तो आगे चलकर उसे भी भारी कर्ज और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा और इसकी संभावना भी अब ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अभी मोहम्मद यूनिस भी चीन में हैं, तो वो बांग्लादेश को अब बेचने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल मोहम्मद यूनिस ने एक बयान दिया है जिसमें भारतीय काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश इज़ द गार्जियन ऑफ द ओशन, यानी कि बांग्लादेश समुद्र का रक्षक है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, PM मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग तो इसको देखकर हंसी पड़े होंगे। अब यहाँ पर शायद मोहम्मद यूनिस मछली पकड़ने की बात कर रही होंगे। दरअसल यहाँ मोहम्मद यूनिस ने भारत की 7 सिस्टर का जिक्र कर चीन को एक ऑफर दिया। बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है? इसका सीधा जवाब है, पैसा अब ख़त्म हो चुका है। पहले अमेरिका से आर्थिक मदद मिल जाया करती थी, लेकिन अब वो रोक दी गई है। तो अब बांग्लादेश चाइना की गोदी में जाकर बैठ चुका है। भारत को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड इतने ताकतवर हैं कि कोई भी हमारी समुद्री सुरक्षा को चुनौती नहीं दे सकता है। वहीं INS कोलकाता, INS विशाखापट्टनम जैसे युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश को जवाब देने के लिए काफ़ी है। आपको यहाँ क्या लगता है, मोहम्मद यूनिस का इस तरह रोना क्या काम आएगा या इसका भी वही हाल होगा जो बाकियों का देखने को मिला है? वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशन को ही आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल अमित शाह जी ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत कभी भी UN कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी को साइन नहीं करेगा। ये बयान लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेन बिल पर हो रही चर्चा के दौरान दिया गया। बता दें कि UN कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो शरणार्थियों के अधिकार और जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन भारत ने इसे कभी साइन नहीं किया और अब अमित शाह जी ने यह साफ कर दिया है कि आगे ऐसा होगा भी नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नेशनल सिक्योरिटी। अगर भारत इसे साइन करता है तो शरणार्थियों की एंट्री और सेटलमेंट आसान हो जाएगा, जिससे भविष्य में सुरक्षा के खतरे और बढ़ सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, भारत की सीमाएं नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी हैं। अगर ये संधि भारत मान लेता है तो अवैध प्रवासियों की बाढ़ आ जाती और हम रिफ्यूजी कैंप ही चलाते रह जाते। आसान भाषा में कहें तो वेस्टर्न कंट्री ने अपने लिए इलाइट रेफ्यूजी पॉलिसी बना रखी है, जिससे जो उन्हें सूट करता है वही रेफ्यूजी माने जाते हैं। इसके उलट भारत ने पारसी, यहूदी, तिब्बती, श्रीलंकाई तमिल समुदायों को सम्मानपूर्वक शरण दी है। वहीं बांग्लादेश में सरकार बदलते ही अवैध प्रवास बढ़ गया और तो और रोहिंग्या शरणार्थियों की बढ़ती संख्या से सुरक्षा एजेंसियां और परेशान दिखी हैं। वहीं इसको लेकर भारतीय NSA यानी कि अजीत डोभाल तक चेतावनी दे चुके हैं कि सीमावर्ती मदरसों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि पहले ये रिफ्यूजी बनकर भारत आते हैं और ये आगे चलकर देश के लिए ही खतरा बनते हैं।
देखा जाए तो भारत का 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल साइन ना करना समझदारी भरा फैसला है। और यहाँ ये कहना गलत नहीं हुआ कि भारत का दिल बड़ा है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा है। यानी कि यहाँ अब भारत को यूएन की चालों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। यहाँ आपको क्या लगता है? इस पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा।